हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में मैं आपको हेल्थ केयर सेक्टर का एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ जो फ्यूचर में एक मल्टी बैगर हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं उस कंपनी के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस बताने वाला हूँ। सो आई हाईली रिकमेंड यू गाइस टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। तो सबसे पहले देखते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में सब सेक्टर्स क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आता है हॉस्पिटल्स, सेकंड आता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो मेडिसिन बनाता है, थर्ड आता है डायग्नोस्टिक सेक्टर जो बेसिकली पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी पे होता है, यानी कि हम लोग हमारा जो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरेज निकालता है वो सब और डायग्नोस्टिक सेक्टर में कॉन्स्टिट्यूट होता है। लास्ट होता है हमारा हेल्थ केयर इंश्योरेंस का सेक्टर। ठीक है, अभी मुझे पर्सनली लगता है कि इन द नियर फ्यूचर डायग्नोस्टिक सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो ग्रो होने वाला है। तो उसका पर्टिकुलरली 3 बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है। सबसे फर्स्ट मुझे ये लगता है कि नंबर ऑफ पीपल टेकिंग हेल्थ केयर इंश्योरेंसेस हैव इंक्रीज्ड ईयर ऑन ईयर, यानी कि अगर नंबर ऑफ हेल्थ इंश्योरेंसेस बढ़ रहा है ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट कराना होता है, एक्सरे टेस्ट कराना होता है, वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। यानी कि अगर हेल्थ केयर इंश्योरेंस सेक्टर अगर एज अ होल बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली डायग्नोस्टिक सेक्टर भी बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि इंडिया का यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड उसमें से मेजॉरिटी लोग आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे हैं, यानी कि एक ही जगह पे 10-10 घंटा बैठ के काम करते हैं, जिसके वजह से पहले जो बीमारी 50+ ईयर्स वाले लोगों को होता था वही बीमारी आजकल 25 to 50 ईयर वाले लोगों को भी हो रहा है, जिसके वजह से पीपल आर गेटिंग मोर कॉशियस नाउ। तो पहले ऐसे होता था कि अगर किसी को कुछ बीमारी हो जाता है उसके बाद वो टेस्ट कराता है, अभी वो ट्रेंड धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, यानी कि एवरी ईयर वो टेस्ट कराते हैं ये देखने के लिए कि उनको कुछ बीमारी तो नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस है डायग्नोस्टिक सेक्टर के लिए। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगता है कि डायग्नोस्टिक सेक्टर में 50% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसके वजह से मुझे लगता है अगर इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशनल प्लेयर है मार्केट में तो उसको बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस चांस है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को टैप कर सकता है एंड वॉल्यूम्स जनरेट कर सकता है। अभी मुझे क्यों लगता है कि ये अनऑर्गेनाइज स्पेस धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, उसका फर्स्ट रीजन ये है, मैं एक बेसिक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मेरे इधर 2 से 3 पैथोलॉजी लैब्स है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। अभी मैं अगर वहाँ पे जाके ब्लड टेस्ट कराता हूँ तो मुझे उसका एक्यूरेसी पे इतना भरोसा नहीं है, यानी कि ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा हो जाता है। सेकंड में ये बोलूँ कि डिलीवरी टाइम में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्लड टेस्ट कराया, मे बी मुझे 1-1.5 डेज में रिजल्ट आया, किसी और ने सेम ब्लड टेस्ट कराया तो हो सकता है उसको 2 या 3 दिन भी लग सकता है, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। थर्ड पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइसिंग होता है ना उसमें बहुत बार कमीशंस एंड रेफरल्स आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे इधर का अगर मैं मेरे फिजिशियन के पास जाऊँ, अगर मुझे कुछ ब्लड टेस्ट वो रेकमेंड करते तो उनका ऑलरेडी टाई अप होता है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ, जिसके वजह से क्या होता है कि अगर एक मुझे स्पेशलाइज टेस्ट कराना है जो मे बी 5,000 रुपये का है, क्योंकि इनका मे बी 20% कट रहेगा तो मुझे वो सेम 5,000 का जो कॉस्टिंग है वो 6,000 हो जाएगा, क्योंकि 20% जो कट रहने वाला है वो डॉक्टर के पास जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है फ्यूचर में एक ऑर्गेनाइज प्लेयर आके डिसरप्ट कर सकता है। तो एक ऑर्गेनाइज प्लेयर ऑलरेडी मार्केट प्लेस पे है जिसका मुझे लगता है फ्यूचर बहुत ब्राइट है, उसका नाम है डॉक्टर लाल पैथ लैब्स। तो मैं एक बेसिक स्निपेट बता देता हूँ कि मैं उस कंपनी के बारे में क्या क्या बोलने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उस कंपनी का बिजनेस मॉडल के बारे में बात करूँगा। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बात करने वाला हूँ इस वो कंपनी का सस्टेनेबल इकोनॉमिक एडवांटेज क्या है, यानी कि वो कंपनी का मोट क्या है। उसके बाद मैं उस कंपनी का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स थोड़ा टच करूँगा। उसके बाद फोर्थ रहेगा उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये सब के बाद मैं आपको उस कंपनी में क्या क्या रिस्क है ये भी बताऊंगा, सो दैट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो आज के तारीख में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान से देखना है इन द फ्यूचर। So Dr. Lal Path Labs was founded in the year 1949 by Dr. S.K. Lal. तो as of date उनके son is the executive chairman Dr. अरविंद लाल। ठीक है, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी करता क्या है। तो उन लोग का मोटिव एंड विजन बहुत सिंपल है, टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी डायग्नोसिस
कि उनका जो टेस्ट रिजल्ट है उसका एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट होना चाहिए एंड डिलीवरी टाइम एकदम कम होना चाहिए, बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस पे होना चाहिए एंड जितना ज़्यादा इंडिया के मासेस तक पहुँचे वो उनका विजन है। यानी कि बहुत क्लियर है कि इन लोग को वॉल्यूम्स पे खेलना है, क्योंकि इन लोग को पता है कि ये वाले सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्राइस कंपटीशन रहेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर लाल पैथ का कौन सा सेगमेंट है जहाँ से वो इनकम जनरेट करता है। सबसे फर्स्ट है उनका रूटीन चेकअप, जहाँ पे बेसिक ब्लड सेल काउंट्स हो गया, फिर बाद में प्लाज्मा काउंट हो गया, लिवर, किडनी, हार्ट फंक्शन कैसे कर रहा है, ये सब नॉर्मल टेस्ट हो गया। सेकंड जो है उन लोग का, वो है उन लोग का रेडियोलॉजी का बिजनेस। रेडियोलॉजी मतलब वो लोग बेसिकली एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सब हो गया। थर्ड आता है स्पेशलाइज्ड टेस्ट। अभी आपको समझना है कि नॉर्मल पैथोलॉजी लैब्स ये कर नहीं पाता क्योंकि उनके पास उतना स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स नहीं है, बट डॉक्टर लाल पैथ डज हैव दैट स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, जिसके वजह से ये बहुत नीश टेस्ट होते हैं जहाँ पे ये लोग कैंसर डिटेक्ट करते हैं, इम्यून सिस्टम कैसा है ये देखते हैं। तो अगर ये नीश है एंड ये सिर्फ ये लोग प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे ना ये वाले सेगमेंट पे वो लोग मार्जिन्स पे खेलते हैं। मार्जिन्स पे खेलते हैं यानी कि जो टेस्ट का कॉस्ट रहेगा वो प्रीमियम्स पे रहेगा। एंड उनका जो फोर्थ लाइन ऑफ बिजनेस है वो है बंडल टेस्ट, एंड डॉक्टर लाल पैथ लैब्स यहाँ पे काफ़ी फोकस कर रहा है। तो आपको समझना है कि क्यों। तो अभी जैसे मैंने आपको थोड़े टाइम पहले बताया था, इंडिया का यूथ एंड इन जनरल जो ट्रेंड है वो टुवर्ड्स प्रिवेंशन के टेस्ट पे जा रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर लाल पैथ लैब्स खुद ही बहुत सारे बंडल्स लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज़ का बंडल है उनके पास, एक है कि स्वस्थ फिट करके, यानी कि फिटनेस कितना है तुम्हारा, इसके ऊपर उन्होंने एक बंडल ऑफ टेस्ट रखा है। अभी ये दोनों पार्टीज़ के लिए कैसे बेनिफिशियल है ये देखते हैं। अगर मैं एक बंडल ऑफ टेस्ट कराता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं देखना चाहता हूँ मैं कितना फिट हूँ, उसके लिए मैं टेस्ट कराना चाहता हूँ, दो रास्ता है मेरे पास, या तो मैं एक टेस्ट करूँ एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाके, या तो डॉक्टर लाल से ही डायरेक्ट जाके मैं एक बंडल ऑफ टेस्ट कराऊँ, जिसके वजह से मुझे अगर एक टेस्ट करना पड़े तो मे बी 7,000 लग जाए, बट डॉक्टर लाल के पास जाऊंगा तो मे बी सिर्फ 4,000 में हो जाएगा। यानी कि मुझे पैसा बच रहा है। डॉक्टर लाल पैथ के लिए बेनिफिट क्या है, इवन दो डॉक्टर लाल पैथ सस्ते में दे रहा है, उनको वहां से वॉल्यूम्स जनरेट हो रहा है। तो अभी हम लोग को समझ गया है कि डॉक्टर लाल पैथ का जो फोकस है वो वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस पे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि उनका बिजनेस मॉडल ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा वॉल्यूम्स जनरेट कर पा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा वॉल्यूम्स ड्राइव करने के लिए व्हाट दे डू इज़ दे फॉलो अ हब एंड स्पोक मॉडल। तो ये मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से बता देता हूँ। तो अज्यूम कर लेते हैं मुंबई में मेरा एक बड़ा सा लैब है जहाँ पे मेरा इक्विपमेंट सबके लिए पैसे गए रहेंगे, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत गया रहेगा। तो अभी आपको समझना है कि मैं ना एट द मोस्ट अगर बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहा हूँ तो 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के रेडियस तक ही पहुँच पाऊँगा लोगों तक, बराबर। तो बहुत बार ऐसे होता है कि मैं पर डे 2500 टेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक ही रेडियस तक पहुँच पा रहा हूँ लोगों का, तो पर डे में भी सिर्फ 900, 1100 टेस्ट ही हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरा यूटिलाइजेशन रेट बहुत कम हो रहा है। तो क्या किया है ना डॉक्टर लाल पैथ ने, वो लोग ने बहुत सारे पिकअप पॉइंट्स लगा दिए। तो ऐसे समझो मैं थाने में रहता हूँ, ठीक है, अभी मुंबई से थाने तक पहुँचना है, तो वो कैसे पॉसिबल है ये पिकअप पॉइंट से। तो व्हाट दे डू इज, थाने में वो लोग ने 3 से 4 पिकअप पॉइंट्स डाल दिए डॉक्टर लाल पैथ के। अब ये पिकअप पॉइंट्स होते हैं सिर्फ 300-400 स्क्वायर फीट के, ठीक है, एंड ये होता है फ्रेंचाइजी बेस्ड, यानी कि डॉक्टर लाल को अपफ्रंट ज़्यादा पैसा नहीं डालना पड़ता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता है, कॉस्ट भी उन लोग को बेयर नहीं करना पड़ता है, जो फ्रेंचाइजी का ओनर है उसको करना पड़ता है। अगर मैं थाने में एक पेशेंट हूँ, मुझे ब्लड टेस्ट कराना है, ऑल आई हैव टू डू इज कॉल दैट पिकअप सेंटर जो थाने में। तो थाने का जो पिकअप सेंटर है वहाँ से एक एम्प्लॉई आएगा, मेरा ब्लड सैंपल कलेक्ट करेगा, वापस पिकअप पॉइंट पे लेके आएगा और पिकअप पॉइंट से सैटेलाइट लैब तक जाएगा। अभी यहाँ पे क्या बेनिफिट हो रहा है, सबसे फर्स्ट कि नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो बढ़ रहा है, सेकंड डॉक्टर लाल को अपफ्रंट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करना नहीं पड़ रहा है, वॉल्यूम्स भी बढ़ रहा है, जिसके वजह से वो एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पा रहा है वॉल्यूम गेम्स में। सो एज ऑफ डेट देर आर 200 सैटेलाइट लैब्स एंड 2 सेंट्रलाइज्ड लैब। अब ये सेंट्रलाइज्ड लैब बहुत बड़े होते हैं
एंड दोनों भी हब्स जैसे ही काम करते हैं, सेंट्रलाइज लैब और सैटेलाइट लैब। अभी ये समझना है कि एज ऑफ डेट देर आर अराउंड 9000 पिकअप पॉइंट्स, यानी कि अगर मैं 2013 का डेटा देखूँ तो फॉर एवरी वन लैब देर वेर अराउंड 28 पिकअप पॉइंट्स, तो स्पोक्स 28 थे। एंड अगर मैं 2019 का अगर डेटा देखूँ तो फॉर एवरी वन लैब देर आर अराउंड 45 पिकअप पॉइंट्स। तो आपको समझ में आ रहेगा कि स्पोक्स जो है वो पर लैब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से वॉल्यूम्स एंड यूटिलाइजेशन बहुत बढ़ रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स भी बढ़ रहा है। तो वो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। ऑल्सो आपको ये समझना है कि अराउंड 9000 पिकअप पॉइंट्स जो है उसमें से 95% ऑफ द पिकअप पॉइंट्स आर फ्रेंचाइजी बेस्ड, 95-96%। लाइकवाइज जो सैटेलाइट लैब्स है उसका हार्डली 3% कुछ फ्रेंचाइजी बेस्ड है, बाकी 97% खुद ही ओन कर रहे हैं। अभी हम लोग समझते हैं ये कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है एंड मेरे हिसाब से वो सस्टेनेबल भी क्यों रहेगा। सबसे पहले है उन लोग का क्वालिटी कंट्रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट का एक्यूरेसी एकदम हाई हो। तो फॉर दैट व्हाट दे हैव डन इज वो लोग डबल चेकिंग करते हैं। तो कैसे होता है कि अगर एकदम स्पेशलाइज्ड टेस्ट हो तो वो एक सैटेलाइट लैब में जाता है, उसका टेस्टिंग होता है, साइमल्टेनियसली वहाँ पे होने के बाद वो लोग एक और सैटेलाइट लैब में वो टेस्टिंग करने के लिए भेजते हैं, या तो सेंट्रलाइज लैब में भेजते हैं जहाँ पे उन लोग का डबल चेक होता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये एक बहुत एम्प्लॉय ड्रिवन बिजनेस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो लैब टेक्नीशियन है उनको ट्रेनिंग, इन जनरल एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आप ऐसे समझो कि अगर एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने को आ रहा है उससे मिक्सअप हो गया सैंपल्स, जिसके वजह से बहुत बड़ा लिटिगेशन केस लग सकता है। तो ये अवॉइड करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है कि उनका डिलीवरी टाइम कम से कम एंड स्टैंडर्डाइज कैसे हो। फॉर दैट उन्होंने लॉजिस्टिक्स तो सेटअप करके ही रखा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने एक ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी भी डाल के रखा है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी काम कैसे करता है। अज्यूम कर लेते हैं थाने में एक पेशेंट है, वो पिकअप सेंटर पे कॉल करता है एंड ब्लड टेस्ट के लिए बोलता है कि होम पिकअप करो करके, ठीक है। तो अभी वहाँ से पिकअप पॉइंट से एक आदमी आता है, उसका ब्लड सैंपल लेता है, कलेक्ट करता है एंड एक कंटेनर पे डालता है। वो कंटेनर पे जीपीएस ट्रैकर रहता है, जिसके वजह से वो सैटेलाइट लैब को एग्जैक्टली पता है कि अच्छा ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लिया। अभी अज्यूम कर लेते ट्रांजिट में 14 आवर्स लगना रहता है कि सपोज वहाँ से कलेक्ट करके बाकी लोगों का भी कलेक्ट करके सैटेलाइट लैब में आने के लिए 14 आवर्स लगेगा ऑन एन एवरेज। तो अभी ऐसा हो सकता है कि 14 आवर्स के जगह पे 18 आवर्स लग गया, मे बी ट्रैफिक के वजह से या कोई भी XYZ रीजंस की वजह से। तो अभी सैटेलाइट लैब हैज़ ओनली 12 आवर्स कि वापस डिलीवर कर सके। तो इन दैट केस वो लोग प्रायोरिटी इसको देंगे सो दैट डिलीवरी पे डिले ना हो, जिसके वजह से स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए। कंपनी का जो फोर्थ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है दैट इज इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी आप ऐसे समझो कि एक कंपनी के पास एक क्लाइंट का पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पूरा रहेगा एंड ये कंपनी 20-25 ईयर्स से कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से दे आर नाउ इन अ वेरी गुड पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि बॉस एक जोग्राफिकल एरिया में कैसे तरीके के लोग रहते हैं, कौन से एज के लोग रहते हैं, जिसके वजह से वो लोग काफ़ी अच्छे से फिगर आउट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एरिया में 20 to 35 ईयर के बहुत सारे लोग रहते हैं। तो वो लोग ये समझ सकते हैं कि पास्ट में कौन से तरीके के टेस्ट ये लोग ने ज़्यादा किया है, जिसके वजह से वो लोग अपने लैब में वो एरिया में ऐसे रीएजेंट्स, केमिकल्स मंगा सकते हैं जो वो पर्टिकुलर टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट बेनिफिट। सेकेंड बेनिफिट ये है उन लोग का, दे कैन ईजिली स्टार्ट विद बंडलिंग ऑफ टेस्ट, जो मैंने पहले बोला था, जो ये कंपनी का फोकस एरिया है कि उन लोग को बंडलिंग स्टार्ट करना है, तो वो लोग बहुत इजीली इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली विद टाइम ये जो डेटा है वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से इन लोग का जो इन्फ्रेंसेस है वो भी बेटर ऑफ होता जाएगा। तो अभी फिफ्थ बेनिफिट पे आते हैं, विच इज़ डॉक्टर लाल पैथ का खुद का एप्लीकेशन भी है। तो अभी ये ऐप हम लोग को बेनिफिट कैसे करता है, तो आप ऐसे समझो कि जैसे ही सैटेलाइट लैब के पास रिपोर्ट आता है वो लोग स्ट्रेट हम लोग को एप्लीकेशन के थ्रू भेज देते हैं, जिसकी वजह से हमारा डिलीवरी टाइम और कम हो जाता है। एज अ कंज्यूमर मेरे लिए बेनिफिट क्या है, जैसे ही मेरे हाथ में रिपोर्ट आ गया मोबाइल के थ्रू, मैं वही रिपोर्ट स्ट्रेट मेरे डॉक्टर को भेज सकता हूँ एंड डॉक्टर देख के हम लोग को तुरंत बता देंगे कि क्या हुआ है, जिसके वजह से हमारा 10 to 15 आवर्स का टर्न अराउंड टाइम और ज़्यादा सेव हो रहा है।
सिक्स्थ पॉइंट जो इन लोग का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो है बार्गेनिंग पावर विद सप्लायर्स। अभी आपको समझना है कि ये कंपनी का कोर बिजनेस है डायग्नोस्टिक सेंटर चलाना, जिसके वजह से जो भी रीएजेंट्स केमिकल्स का परचेजेस है वो लोग बल्क में करते हैं, जिसके वजह से इन लोग के पास बार्गेनिंग पावर आता है, जिसकी वजह से इनका कॉस्टिंग कम हो जाता है कंपेयर टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसकी वजह से इन लोग का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा रहता है। तो अभी कंपनी के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे थोड़ा बात करते हैं। कंपनी का जो सीईओ है एंड जो प्रमोटर है वो दोनों अलग अलग लोग हैं। तो ये जो कंपनी है वो काफ़ी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है। इसका मतलब क्या है? तो नॉर्मली क्या होता है कि जब कंपनी स्मॉल कैप मिड कैप होता है तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो जाता है कि जो सीईओ, सीएफओ, सीएमओ, सीईओ, ये जो टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स है वो खुद के फैमिली के ही लोग होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को उनका आउटपुट, उनका क्वालिटी पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड ऑल्सो कभी कभी सैलरीज बहुत ज़्यादा ले लेते जो जस्टिफाइबल नहीं है। तो वो वाला प्रॉब्लम डॉक्टर लाल पैथ में नहीं होता है। सेकेंड पार्ट में मैं आपको कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। तो अगर हम लोग देखते हैं अराउंड 57% प्रमोटर होल्ड करता है, म्यूचुअल फंड्स अराउंड 9.5-10% होल्डिंग्स है। अभी ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग क्या बताता है कंपनी के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स अगर 9.5-10% होल्ड कर रहा है, आपको ये समझना है कि कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के पहले वो कंपनी का एकदम अच्छे से ड्यू डिलिजेंस करके लेता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है एंड जो रियलिटी है क्या वो मैच कर रहा है, जिसके वजह से अगर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टेड है एक कंपनी में, हम लोग काफ़ी सर्टेन हो जाते हैं उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेके। वो वन ऑफ द मेट्रिक है देखने के लिए। सेकेंड जो पॉइंट है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू प्रमोटर होल्डिंग। तो हम लोग को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि प्रमोटर या प्रमोटर के ग्रुप ने उनका शेयर्स को प्लेज किया हुआ है क्या, कोई भी परसेंटेज ऑफ शेयर्स प्लेज्ड है क्या। अभी ये अगेन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? कभी कभी कंपनी के लिए या खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो प्रमोटर है वो अपना शेयर्स प्लेज करके लोन ले लेता है। अभी प्रॉब्लम क्या है, ऐसे सिचुएशंस में अगर वो लोन लेता है एंड अगर वो डिफॉल्ट कर देता है इंटरेस्ट पेमेंट्स में, तो बैंक क्या करेगी, सीधा वो शेयर्स को मार्केट में बेचना चालू कर देगी, जिसके वजह से मार्केट में डिमांड से ज़्यादा तो सप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से शेयर प्राइस गिरने का चांसेस हो जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि प्रमोटर ने 5% 8% प्लेजिंग किया है करके। तो अगर आप डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का देखोगे तो एक भी शेयर प्लेज नहीं है, तो दैट इज अगेन अ वेरी गुड साइन। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट क्या बोलता है। तो कंपनी का जो ऑडिटर है वो है डेलॉयट हैस्किंस LLP। तो उन्होंने भी इस कंपनी को क्लीन रिपोर्ट दिया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग 100% आंख बंद करके बोल दे कि कंपनी का क्लीन ही होगा बुक्स, बट ये अगेन वन ऑफ द मेट्रिक है देखने के लिए। उसके बाद ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है इसमें लिटिगेशन केसेस बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, क्योंकि आप समझो कि कभी ऐसा हो जाता है सिचुएशन कि सैंपल मिसप्लेस हो गया, मिसमैच हो गया, तो बहुत बड़ा लिटिगेशन केस हो सकता है। तो जैसे 2019 में एक मूवी निकला था अक्षय कुमार का गुड न्यूज़, जिसमें सैंपल एक्सचेंज हो जाता है। अगर वो रियल में ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा लिटिगेशन केस लग सकता है। तो अगर डॉक्टर लाल पैथ लैब्स का अगर मैं देखूँ कि कंटिंजेंट लायबिलिटीज में लिटिगेशंस कितना है विथ रिस्पेक्ट टू द इक्विटी विच द कंपनी हैज़, तो वो सिर्फ अभी 0.9% ही है, जो कि कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। तो अभी हम लोग का फोकस रहेगा थोड़ा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में कंपनी का। सबसे फर्स्ट चीज़ जो हमने देखना है वो ये देखना है कि कंपनी का सेल्स कहाँ से हो रहा है, यानी कि ड्राइवर क्या है कंपनी का। तो आपको समझना है कि कंपनी का जो सेल्स ड्राइवर है दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम्स इनटू प्राइस। बट सिंस हमारे इंडस्ट्री में प्राइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमारे कंपनी का एक्चुअल ड्राइवर वॉल्यूम से होता है, जिसकी वजह से मुझे ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेरा जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो कितना ग्रो हो रहा है YOY, एंड मुझे ये देखना है कि एक पेशेंट कितना नंबर ऑफ टेस्ट कराता है, वो कितने से ग्रो हो रहा है। तो वो हम लोग के कंपनी का एक्चुअल ड्राइवर है। तो अगर मैं सेल्स फिगर देखूँ पास्ट ट्रेंड का, तो आप देखोगे कि सेल्स का जो ग्रोथ है YOY वो थोड़ा कम होते जा रहा है एंड नाउ इट इज अराउंड 14-15%। तो बहुत लोगों को ये लग रहा है कि यार कंपनी में दम नहीं है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो कम हो रहा है, बट दैट इज फार फ्रॉम द ट्रूथ। आपको ये समझना है कि प्रीडोमिनेंटली ये कंपनी का जो मेजर सेल्स आता था वो दिल्ली NCR से आता था, एंड दिल्ली NCR में इन्होंने बहुत अच्छा प्लेस बनाया है अपना मार्केट में, एंड वो जो एरिया है वो अभी पूरा सैचुरेट हो गया है, जिसके वजह से वहाँ पे इन लोग का ग्रोथ रेट अराउंड 8% है।
और बाकी रीजन्स में अगर आप उनका ग्रोथ रेट देखोगे वो अराउंड 18-19% है, जिसके वजह से अभी ऐसा ट्रेंड दिख रहा है कि ग्रोथ रेट, ओवरऑल ग्रोथ रेट जो है वो 14-15% है। बट आई एम वेरी सर्टन कि नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में जैसे वो अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई एंड एक्सपैंड करते हैं इंडिया के अलग अलग रीजन्स पे, आई एम डेफिनेटली श्योर कि उनका जो ग्रोथ रेट है ओवरऑल सेल्स का वो 18-19% पे आ जाएगा। ऑल्सो इनका जो पेशेंट्स का ग्रोथ रेट है अराउंड 16% है एंड नंबर ऑफ सैंपल्स का जो ग्रोथ रेट है अराउंड 20% है। उसके बाद अभी हम लोग पॉइंट नंबर 2 पे जाते हैं, जो है इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स। अगेन इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी स्टेबल रहा है 66-68% पे। द रीज़न बीइंग ये लोग को इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है, जिसके वजह से जो केमिकल्स है, रीएजेंट्स है, ये लोग बहुत सस्ते में खरीद पाते हैं कंपेयर टू देयर कॉम्पिटिटर्स, जिसकी वजह से इन लोग का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इतना अच्छा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं इनका एबिडा मार्जिन्स। अगेन इनका एबिडा मार्जिन्स काफ़ी अच्छा रहा है, अराउंड 25% रहा है। रीजन बीइंग ये लोग एसेट लाइट मॉडल यूज करते हैं, जिसके वजह से जो भी इन लोग का स्पोक्स है, पिकअप पॉइंट्स है, पेशेंट सर्विस सेंटर्स है, वो 95% फ्रेंचाइजी बेस्ड है, जिसके वजह से जो उनका फ्रेंचाइजी का डे टू डे खर्चा है वो कंपनी को बेयर नहीं करना पड़ता है, फ्रेंचाइजी के ओनर्स को बेयर करना पड़ता है, जिसके वजह से इन लोग को कॉस्टिंग बहुत कम आता है एंड इनका एबिडा मार्जिन्स अच्छा 25% पे है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रेंड देखोगे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है एंड अभी वो लगभग 20% पे चल रहा है। अभी अगेन लोगों को लगेगा यार रिटर्न ऑन इक्विटी तो कम हो रहा है, यानी कि शेयर होल्डर को तो अपना पैसा मिलेगा ही नहीं, कम ही मिलेगा। तो अगेन ये गलत है। आपको ये समझना है रिटर्न ऑन इक्विटी कम क्यों हो रहा है। उसका एक्चुअल रीजन ये है कि कंपनी ने बहुत ज्यादा कैश स्टोर करके रखा है। तो एज ऑफ 30 सितंबर 2019 उनके पास अराउंड 598 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। अभी आपको ये समझना है कि ये कैश वो लोग कंपनी में यूज नहीं कर रहे, यूटिलाइज नहीं कर रहे, जिसके वजह से वहां से रिटर्न्स नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उनका रिटर्न ऑन इक्विटी कम हो रहा है। तो अभी मैं बता देता हूं कि इन्होंने इतना कैश रखा क्यों है। ये लोग को एक्सपैंड करना है, बट एट द सेम टाइम ये लोग कोई भी लैब में जाके एक्वायर नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी है कि कोई लैब में अगर जाके ऐसे एक्वायर करे तो बहुत प्रीमियम प्राइसेस देना पड़े। तो दे आर एक्टिवली yet cautiously looking for good acquisitions। तो आई एम प्रीटी श्योर ये कमिंग 1-2 ईयर्स में वो लोग काफी एक्विजिशंस करेंगे, जिसके वजह से जो पैसा है, कैश है, वो प्रॉपर बिजनेस में यूटिलाइज होगा, जिसके वजह से उनके फ्यूचर ईयर्स में रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स काफी सेल्फ सफिशिएंट है, यानी कि वो लोग अपने कोर बिजनेस से इतना कैश बना लेते हैं जिससे जो भी उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो भी खर्चे, सब कुछ वो लोग उसी से कर पाते हैं, जिसके वजह से दे आर वर्चुअली डेट फ्री। तो इन टाइम्स ऑफ कोरोना वायरस या कोई अगर आगे जाके गॉड फॉरबिड ऐसा नहीं हो बट कुछ पैंडेमिक्स आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, ये लोग वो सिचुएशन में नहीं रहेंगे जहाँ पे ये लोग इंटरेस्ट पे डिफॉल्ट करें, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो दैट इज अ वेरी गुड साइन फॉर डॉक्टर लाल पैथ। तो अभी मैंने कंपनी के पॉजिटिव साइड्स बताए क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में। हैविंग सेड दैट, अगर आप ये कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं आपको इस कंपनी का जो रिस्क फैक्टर्स है वो भी बताऊंगा अभी, जिसके वजह से आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो। तो द फर्स्ट पॉइंट विच आई हैव ऑब्जर्व्ड इज ये कंपनी का जो डेटर ग्रोथ रेट है वो सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा है, विच इज़ अ क्लियर इंडिकेशन कि कंपनी अपना सेल्स बढ़ाने के लिए अपने कस्टमर्स को बहुत इजी क्रेडिट पॉलिसी दिया है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट एट द सेम टाइम आपको ध्यान रखना है कि डेटर्स में कुछ डिफॉल्ट तो नहीं हो रहे। तो सेकेंड पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि उनका जो फ्रेंचाइजी पार्टनर्स है उनको रिटेन करने के लिए जो फीस दे रहे एज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज वो YOY इंक्रीज हो रहा है। अगेन वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है अभी के हिसाब से, बट आपको ये फ्यूचर में देखना है कि वो 18% तो नहीं क्रॉस कर रहा है, यानी कि जो फीस है एज परसेंटेज ऑफ सेल्स 18% को क्रॉस ना करें। उसके बाद थर्ड पॉइंट है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू लिटिगेशंस। तो एज ऑफ नाउ हम लोग ने देखा था कि लिटिगेशन एज परसेंटेज ऑफ इक्विटी इज ओनली 0.9%। तो अगर फ्यूचर में लिटिगेशन का जो अमाउंट है एज परसेंटेज ऑफ इक्विटी अगर वो 4 या 5% को क्रॉस करता है तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। फोर्थ पॉइंट में ये बोलना चाहता हूँ कि आई वुड पर्सनली वॉन्ट एज एन इन्वेस्टर कि कंपनी का फोकस एकदम क्लियर रहे और वो सिर्फ इंडियन मार्केट को फोकस करे एज ऑफ नाउ, क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अदर कंट्रीज। तो एज ऑफ डेट
कंपनी का 2% ऑफ द ओवरऑल सेल्स आउट ऑफ इंडिया से आता है, बट कंपनी के मैनेजमेंट ने ये बोला है कि वो लोग इंडिया को ही एक्टिवली फोकस कर रहे हैं। तो आपको ये एक चीज पे ध्यान देना है कि कंपनी का फोकस कहीं हिले ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए। So guys, if you've got any other doubts, please feel free to reach out to me. I'll be more than happy to answer your queries. Also आपको कोई और कंपनी के बारे में रिसर्च चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है? थैंक्स अ लॉट।